तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने जीवन का ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी कार्य निष्पादन आपको शाखा में मिल रहा होगा या कार्यालय में मिल रहा होगा, उसका भी आप जबरदस्त तरीके से निर्वहन कर रहे होंगे। और उसमें जो आपका कार्य निष्पादन होगा वो शानदार तरीके से होगा। क्योंकि हमारे सेशन की शुरुआत, जैसा कि बबलू यादव जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को, जो पुराने साथी हैं जानते हैं, हमारे कार्य जो भी सेशंस होते हैं उनकी शुरुआत शानदार तरीके से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है, जबरदस्त तरीके से होता है। तो नमस्कार कर रहे हैं, बहुत सारे साथी जगे हुए हैं। वाह, ये तो मजा आ जाता है ना, कम से कम इतने साथी जगे हैं कुछ चीज सीखने के लिए, कुछ चीज समझने के लिए। और ये जो कड़ी दर कड़ी आप समय लगा रहे हैं ना, आप यकीन मानिए कि आपके जीवन का निर्माण होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है। और आपके कर्म पथ में जो डिराइव करते हैं, जो हम उसको आगे ले जाते हैं उस रास्ते पर, तो उसमें निर्णय लेने की शक्ति का निर्माण होता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, रात में कम से कम एक नया चीज जो है सीखने की जरूरत होती है। न केवल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, बल्कि बैंकिंग जीवन में कुछ भी नया सीखिए। आज डेथ क्लेम सेटलमेंट सीख लीजिए, आज कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी सीख लीजिए, आज एक छोटा सा अकाउंट, माइनर अकाउंट हैंडलिंग सीख लीजिए, आज नॉमिनेशन सीख लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन 4 दिन में सब सीख लेंगे। लेकिन आप लगातार अगर 1 साल, 2 साल और 3 साल यही आदत बना के रखते हैं, तो आप यकीन मानिए आप 3 साल बाद बदले हुए नजर आएंगे। अमित अग्रहरी जी नमस्कार कर रहे हैं, बबलू जी नमस्कार कर रहे हैं, नरदेव सिंह नमस्कार कर रहे हैं, लकरा जी नमस्कार कर रहे हैं, राजेश जी नमस्कार कर रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात। तो आप जब भी आपको समय मिले आपको पढ़ना चाहिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, समय आपके पास मिलना चाहिए। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो फिर क्या दिन और क्या रात। आपने वो कबीर का दोहा सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होई गया, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। वाह, ये भी ना बात है ना, आप सभी साथी समझ गए होंगे कि कबीर दास जी समय के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या ही कर पाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो करना है करते रहिए, करते रहिए, है ना। तो हम लोग इसी कड़ी में विश्वास भी करते हैं और उसको अमल भी करते हैं। एक साथ सब कुछ सीखना संभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम जरूर सीखते रहते हैं। तो वाह, आप सब लोग वेल सेट हो गए। एक छोटा सा सेशन है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये स्पेशल सेशन है सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स, CSIS। ये थोड़ा इसमें गलत लिख दिया गया है, तो ये CSIS है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। तो ये जो योजना है ये एजुकेशन लोन से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट सब्सिडी है, भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो इस योजना के बारे में आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। और ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो 75% बार इसका जो है क्वेश्चन आता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 100 बार एग्जामिनेशन होगा तो 75 बार इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गारंटी कवरेज भी आप देखेंगे 75% है, इसलिए एग्जामिनेशन भी उस रेशियो को मेंटेन करता है। तो आप सभी तैयार हैं? लोकेश जी तैयार हैं? बस, मोहम्मद दिलसाद जी, मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद दिलसाद जी से बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना। नमस्कार कर रहे हैं, बहुत खूब कर रहे हैं। वाह, ये हुई ना मोहम्मद दिलसाद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर बढ़िया। वाह, BOB वर्ल्ड में है ऐसा बोलिए, जब भी आपसे पूछा जाए कैसे हैं तो बॉब वर्ल्ड में हो सर, एकदम जबरदस्त हूँ, बेहतरीन हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, है ना। चांद तक पहुंच गए आप तो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों से, बाकी तो आप नॉलेज आपके पास है ही है मोबाइल पे, है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पे चर्चा करेंगे।
और इस योजना में क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, ये भी मैं बता दूंगा। और चर्चा के दौरान आप इस योजना को अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि सही हितग्राही को जो है आप इसको पहचान पाएंगे। तो ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में से एक है, गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी ऐसा छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए इच्छुक हो, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है और वो हायर एजुकेशन नहीं पढ़ पाया इस वजह से कि वो गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई तो बोलिए आहो वाह। ये हुई ना बात, बबलू यादव जी, कुछ बोलते नहीं आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत जी सरकार। सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? 22 तारीख को डेट आया है सर। 22 तारीख को आ गया? जी। अच्छा, क्या आ गया बताओ? इंटरव्यू? इंटरव्यू का डेट, जी सर। अच्छा, आज है 13 तारीख है ना। करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं ना। कुछ नए नए चीज़ें आए हैं इंटरव्यू के लिए, अभी भी इंटरव्यू चल रहा है कुछ कुछ बैंकों में। तो मैं आप लोगों के लिए एक पावर पैक सेशन ले आऊँगा और एक ही दिन थोड़ा सा मैराथन तरीके से कर लेंगे। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें आप, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आप लोग को वोकेबुलरी आ गया होगा, बोलना बताना तो आ ही गया होगा। और चीज़ें आप लगातार जुड़े हुए हैं, यही जज्बा चाहिए कि आखिरी जी सर, आप मंजिल तक ही का पहुंचने तक। वीडियो हम लगातार देख रहे हैं, सिर्फ आप ही का वीडियो। बहुत बढ़िया। जो तमाम इसी, चीजों से है, मतलब अलग अलग चीजों से। हाँ, तो क्या होता है, हम्म, जितनी देर वीडियो देखते हैं ना उतनी देर में आप बताने का तरीका भी सीख लेते हैं कि कैसे बताया जाता है, कहाँ पर क्या दिया जाता है। जैसे कि अभी मैं इस स्कीम्स को बता रहा हूँ, आप देख लीजिए इस स्कीम को क्या बता रहा हूँ, कि भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी छात्र जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहता है, वो इस वजह से उसमें वंचित न रह जाए कि वो गरीब हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको कि MHRD कहते हैं, उन्होंने एक योजना लॉन्च किया जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, और इसको जाना गया CSIS। और ये योजना जो आया है 2009 में आया। तो सेंट्रल सेक्टर जो सब्सिडी स्कीम्स है, आपने अभी जैसे मैंने बताया कि ये सुनिश्चित करता है कि भारत का कोई भी विद्यार्थी जो है इस वजह से वंचित न रह जाए पढ़ाई के लिए कि वो गरीब घर में पैदा हुआ है। तो इसी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी बैंकों को दी कि अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। बताओ, देखो सरकार को बैंकर्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इतना जो इसका जो सिस्टम है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना मजबूत है कि बैंक जो है सही हितग्राही को लोन देंगे। सारी चीजें स्क्रीनिंग कर लेंगे, रेटिंग वगैरह सब कर लेंगे, सब जांच कर लेंगे, ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे, फिर वो विद्यार्थी पढ़ने जाएगा। और एसेट जो का सही अप्रोप्रिएशन होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट का सही अप्रोप्रिएशन होगा, ये सुनिश्चित करने के बाद वो इंटरेस्ट सब्सिडी देती है उस विद्यार्थी को। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बैंकर्स के पास इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए, जिसकी शुरुआत जो है 2009 में की गई। नाम रखा गया सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स। और आइए इसको जानते हैं कड़ी दर कड़ी, छोटा सा सेशन है, बातों बातों में सीख जाएंगे आप लोग। इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर कोई विद्यार्थी अगर अच्छे घर में पैदा हुआ है, मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, अपर मिडिल क्लास में, या जो आपका उससे ऊपर उच्च श्रेणी में पैदा हुआ है, तो वो तो पढ़ लेगा। उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर जी जान लगा देते हैं, है ना, उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके बच्चे होनहार हैं तब भी अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पढ़ाई जो है नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च किया, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स ऑन एजुकेशन लोन। जब भी कोई विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेके पढ़ता है हायर एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन लोन जो होगा, वो IBA के गाइडलाइन के द्वारा डिराइव हो, IBA गाइडलाइन से अप्रूव्ड हो, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो वंचित हो जाते हैं तो इस योजना के तहत उसका लाभ दिया जाएगा।
तो ये तो बात आपको जानकारी के लिए है, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया तो आप इस तरह से बता पाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल तरीके से जानते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी, जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है, ये जो है कौन सा डिपार्टमेंट इसको लॉन्च किया है। तो जयप्रकाश जी एकदम देखो नींद से उठ गए हैं, मुझे नींद न आए, नींद न आए कर रहे हैं। वाह वाह, यही ना बात है, जरा बैठ जा मेरे राजा। वाह बहुत बढ़िया। तो बोले सर पढ़ा रहे हैं तो नींद कहाँ से आएगी, है ना। अब नींद कहाँ, अब चैन कहाँ, जब एग्जाम तक होगा तब तक कहाँ नींद लगनी, नींद लगनी ही नहीं चाहिए। प्रणाम कर रहे हैं जब, प्रणाम भैया आपको, जयप्रकाश जी जग गए देखो, है ना। तो देखो जयप्रकाश जी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना परिणाम दिख रहा है, ऐसे ही उठ उठ के पढ़ोगे तो परिणाम अच्छा होगा। भले वो प्रणाम कर रहे हैं लेकिन मेरे को तो लक्ष्य दिखता है परिणाम। चलिए, सफलता आपका परिणाम होगा। अब मैं यहाँ बात कर रहा था कि अगर सवाल पूछा जाए कि ये कौन सा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लॉन्च किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स सिंस 2009। मतलब इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं पूछा जाता, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूछा जाता है। और ये जो आईबीए की जो गाइडलाइन है एजुकेशन लोन, इसके लिए डिटेल आपका वीडियो आपने देखा होगा कि जो भी आईबीए की गाइडलाइन से अप्रूव्ड एजुकेशन लोन है हायर एजुकेशन के लिए, वैसे स्कीम्स में ये जो एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री है, ये इम्प्लीमेंटिंग करती है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स को। और इस स्कीम्स के तहत क्या दिया जाता है, अंडर दिस स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडी इज गिवन ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। आईबीए के द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर जो एजुकेशन लोन दिए जाते हैं, उस एजुकेशन लोन में जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, मोरेटोरियम पीरियड मतलब ऐसी अवधि जिसमें कि हम हितग्राही से, उधार ग्रहीता से लोन की ईएमआई या इंटरेस्ट की मांग नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, स्थगन अवधि। तो ऐसी अवधि जिस पर हम ईएमआई या इंटरेस्ट नहीं मांगते, मूलधन जो प्रिंसिपल इक्विटेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं मांगते, वो पीरियड होता है मोरेटोरियम पीरियड। और एजुकेशन लोन में जो मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है, मैक्सिमम कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर दिया गया है। ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मोरेटोरियम फॉर द एजुकेशन लोन आईबीए अप्रूव्ड। तो क्या लिखेंगे, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल प्लस एक मतलब 5 साल का मोरेटोरियम होगा। तो ये जो 5 साल जो मोरेटोरियम है, उस 5 साल में जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट सब्सिडाइज कर दी जाएगी इस स्कीम में। बताओ कितनी अच्छी बात है। सो द कोर्स पीरियड, the moratorium period is course period plus 1 year on the education loan taken from the scheduled banks under the Model Education Loan of Indian Banks Association to student belonging the weaker economically weaker section। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, बैंक से लोन होना चाहिए, दूसरा जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होना चाहिए। आगे समझेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस योजना में क्या है। अलग अलग योजनाओं में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अलग अलग होते हैं। तो इस एजुकेशन लोन में क्या कंडीशन है, ये एजुकेशन लोन लिया हो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आता हो। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसे कहा गया, हुज एनुअल पेरेंटल इनकम इज अप टू ₹4.5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ऐसा विद्यार्थी जिसके पेरेंटल इनकम जो है 4.5 लाख सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। ऑल सोर्सेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। तो ये पूरे स्क्रीन में ही जो सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आ गई सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स की। पहला, इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसी के अंदर आता है। 2009 से स्कीम शुरू हुई। स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो कि कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब घर का बच्चा इस वजह से वंचित न हो जाए कि उसके पास पैसा नहीं है, हायर एजुकेशन न पढ़ पाए,
इसको सुनिश्चित करने के लिए योजना लाई गई। इस योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। मोरेटोरियम पीरियड में जितने भी इंटरेस्ट बैंक ने लगाया है वो इंटरेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसको सब्सिडाइज कर देती है सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स में। लेकिन ये किसको मिलेगा? ऐसे विद्यार्थी को मिलेगा जो लोन लिया हो बैंक से, और वो जो बैंक से लोन लिया है वो स्कीम्स जो है आईबीए अप्रूव्ड मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम्स होनी चाहिए। साथ ही उसके पेरेंटल इनकम जो है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑल सोर्सेस से। एनुअल पेरेंटल इनकम इज अप टू ₹4.5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे ज्यादा अगर सवाल देखा जाए तो यही पूछा जाता है जो लास्ट में रेड में लिखा हुआ है, ये एनुअल इनकम 4.5 लैक्स। तो हमारे जयप्रकाश जी बोल रहे हैं अब तो काम हो ही गया सर, यही तो है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं हम, यहाँ तक तो आपने सब सीख लिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो अभी इसके पहले स्क्रीन है वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स है, ये इज अलाउड फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज ओनली। अब यहाँ पर ये कंडीशन वाली बात है, जैसे कि हमने आईबीए अप्रूव्ड एजुकेशन लोन बोल दिया, तो आईबीए अप्रूव्ड एजुकेशन लोन में ये सारी कंडीशन हमने पहले भी चर्चा किए हैं। तो ये सब्सिडी स्कीम जो है ये किसको मिलेगा? ऐसे लोगों को मिलेगा जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल और टेक्निकल जो है ये सभी को मिलेगा। और जो भी जहाँ से भी वो पढ़ाई कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए, और जो है ये आपके जो ए सी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और NACC का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है। गवर्नमेंट ने NACC बनाया और इनको जो है काम दिया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वो अलाउड करेंगे इसमें जो प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स एक्रीडेटेड करते हैं। और जो ये NBA इंस्टीट्यूशन, नेशनल इम्पोर्टेंट जो बिजनेस एकेडमी एंड सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, इनको अप्रूवल देते हैं, तो इनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। ये आईबीए गाइडलाइन आईबीए की साइट्स पर दिखते हैं, जहां पर वो पढ़ाई करता है स्टूडेंट उसको हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। जब आप फाइनेंस करते होंगे तो इसको आप देखते होंगे। तो यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम्स में ये वाला स्क्रीन है कि इसका नोडल बैंक कौन है। नोडल बैंक फॉर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स में जो है इसमें कैनरा बैंक को अपॉइंट किया गया एज ए नोडल बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। मतलब कैनरा बैंक के माध्यम से सब्सिडी रिलीज की जाएगी एजुकेशन लोन के हितग्राहियों के लिए, चाहे वो किसी भी बैंक से लोन लिया हो। इसकी जो नोडल बैंक है वो कैनरा बैंक है। तो नोडल बैंक कौन है? कैनरा बैंक है। ये स्क्रीन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला जो महत्वपूर्ण चीज है इस एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स में, कि जो भी स्टूडेंट हैं वो उनको लोन सैंक्शंस होगा भले ही किसी भी बैंक से, लेकिन वो बैंक की जवाबदारी होगी उसको पोर्टल में अपलोड करने के लिए, और कैनरा बैंक से वो जो है पोर्टल से उनको सब्सिडी दिलाने के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी इंक्वायरी दिया हुआ है, उनके लिए गेटवे दिया गया है। और जो भी इंटरेस्ट सब्सिडी है वो डायरेक्टली लोन अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट में क्रेडिट होगा अंडर डीबीटी मोड PFMS गेटवे। तो कैनरा बैंक का जो डीबीटी या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है उसी मोड से उनके लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस योजना में ये बात कही गई है। अब यहाँ पर क्या होता है, लोन अमाउंट का जो सीलिंग है, ये स्क्रीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है इसकी सीलिंग दी गई है कि 10 लाख रुपए तक का जो लोन होगा वो इसमें कवर किया जाएगा। जब ये शुरुआत की गई थी, आप लोग देखे होंगे जब रिवाइज गाइडलाइन आया था 2018 में, तो उसमें 7.50 लैक्स तक था ये योजना। मतलब 7.5 लाख रुपए तक लोन विदाउट कोलेटरल से लोन लिया गया है।
तब उसको ये इंटरेस्ट सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये सीलिंग जो है बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। सो द सीलिंग विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल लोन हैज बीन इंक्रीज टू ए लोन अमाउंट ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम द ईयर 2022 एंड 23। पहले ये 7.5 लाख था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख किया गया। अगर 10 लाख रुपए तक की लोन लिए हैं और ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो है उनको मोरेटोरियम पीरियड का मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एक पॉपुलर सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स में जो सब्सिडी है वो कितने दिनों की दी जाती है या कौन सी सब्सिडी दी जाती है। तो वहां पर लिखा रहता है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड। ऑप्शन में क्या होता है, इंटायर मोरेटोरियम पीरियड। मतलब जो भी मोरेटोरियम पीरियड होगा, मोरेटोरियम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको सब्सिडाइज की जाती है। तो अभी तक के हम बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें पढ़े हैं। पहला इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो होता है वो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स जो है 2009 से शुरू किया, 2018 में रिवाइज हुआ और अभी 22-23 में रिवाइज हुआ। आईबीए की अप्रूव्ड एजुकेशन लोन स्कीम्स पर जो भी विद्यार्थी इसका लाभ लिए हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और इस फैसिलिटी में ये इंश्योर किया जाता है कि जो मोरेटोरियम पीरियड है उसमें जो इंटरेस्ट लगा है उसको ये सब्सिडाइज की जाती है। बशर्ते इसमें बैंक से लोन लेना होना चाहिए, उसका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होना चाहिए, उनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन अमाउंट की सीलिंग है 10 लाख। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल। विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक एजुकेशन लोन पोर्टल है मैनेज बाय NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई। अब सरकार आजकल क्या है, डिजिटल मोड का बहुत इस्तेमाल करती है। डिजिटल मोड के इस्तेमाल से क्या होता है, सरकार के पास प्रोग्रेस आ जाता है। सरकार के पास देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई प्रोग्रेस की क्या समीक्षा की जाएगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो विद्या, इसीलिए आप देखे होंगे अभी कैंपेन चलता है बैंक टू बैंक, जितने सारे आप फाइनेंस कर रहे हैं, PM स्वनिधि हो गया, सारी चीज़ों को पोर्टल में आपको पंच करना होता है गवर्नमेंट पोर्टल में। तो इसी कड़ी में विद्या लक्ष्मी पोर्टल बनाया गया और ये एजुकेशन लोन पोर्टल है मैनेज बाय NSDL ई गवर्नेंस के लिए। मतलब सही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है नहीं कि हो रहा है, सस्टेनेबल उसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें समीक्षा करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया। Any student can have access to education loan. The portal is linked with the schedule bank. schedule bank के साथ है, इसके में जाके वो योजना का एप्लीकेशन दे सकता है। और जब भी एप्लीकेशन देंगे तो फिर टर्न अराउंड टाइम स्टार्ट होता है बैंक के ऊपर, वो सुपरवाइजरी रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं बैंक को, है ना। तो द पोर्टल इज ए गेटवे टू बैंक थ्रू विच द स्टूडेंट कैन प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर ये इनिशिएट कर सकता है, एजुकेशन लोन पोर्टल है, और उसके बाद वो बैंक को एसेस कर सकता है। द पोर्टल हैज द फैसिलिटी ऑफ ट्रैकिंग द एजुकेशन लोन राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ लोन एप्लीकेशन टू द सैंक्शन ऑफ लोन और अदरवाइज। अब आप जी देखिए, है ना, जयप्रकाश जी के पास कोई एप्लीकेशन आया तो उसकी जानकारी सिर्फ जयप्रकाश जी को है, अपने ब्रांच को है, और वो हितग्राही जो उनको एप्लीकेशन दिया है। लेकिन विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अगर कोई एप्लीकेशन आया तो उसकी जानकारी बताओ कहाँ कहाँ नहीं है, आपके मिनिस्ट्री को है, बैंक के रीजनल हेड को है, सभी को चला जाएगा। ठीक है। और अगर उसमें डिले हुआ, कुछ हुआ गलती, तो आपको उसकी जो पकड़ भी आपको मिल सकती है कि आप इसमें आपकी क्या कमियां रहीं, डेफिशिएंसीज क्या रहीं। अब अगर कोई ग्रीवेंसेस है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स में, किसी को इंटरेस्ट कम मिला, नहीं मिला, या रिजेक्ट हो गया, तो वो ग्रीवेंसेस के लिए वो किसको लिख सकता है, कैनरा बैंक को लिख सकता है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटिंग नोडल बैंक जो है कैनरा बैंक है। जैसे ज्यादातर एक एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे बैंकों में सैंक्शन अमाउंट जो है वो कम लिख दिया, डिसबर्स डिसबर्स अमाउंट जो है 1 लाख है, सैंक्शन अमाउंट है 10 लाख है, और उन्होंने जब पोर्टल में ये क्लेम जो किया उसमें लिखा है कि 1 इंस्टॉल डिसबर्स, 1 लाख डिसबर्स लिख दिया तो उसको मिलेगा इतना ही, बाद में वो एजेंसी मना कर देती है, तो ऐसी लाइबिलिटी आती है। तो ऐसे ग्रीवेंसेस के लिए यहाँ पर कैनरा बैंक जो है इसको रेड्रेस करता है। फिर बैंक टू बैंक लाइबिलिटी शिफ्ट होती है और जिस बैंक की लाइबिलिटी है वो बैंक को भरना पड़ता है।
चलिए फटाफट तरीके से अभी हम लोग जो है देख लिए हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स को। मुख्य बातें हैं कि 10 लाख रुपए तक की सीलिंग है लोन की, 4.5 लाख रुपए की सीलिंग है एनुअल इनकम की, और इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और एक स्कीम्स है जिसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, वो है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन्स, जिसको CGFSEL कहते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन। The Credit Guarantee Fund Schemes for Education Loan was notified on 16th सितंबर 2015। ये जो फंड है ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराता है। आप एजुकेशन लोन में पढ़े होंगे कि 4 लाख रुपए तक नो कोलेटरल नो गारंटी, 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक केवल थर्ड पार्टी गारंटी, और 7.5 लाख के ऊपर कोलेटरल। तो ये जो क्रेडिट गारंटी एंड फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन है ये गारंटी प्रोवाइड करता है ऐसे एजुकेशन लोन जो 7.5 लाख रुपए तक के लोन दिए गए हों। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, ना कोई कोलेटरल होता है। तो इसमें गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। और गवर्नमेंट के गारंटी देने का क्या दो फायदा होता है जरा बताएं अमित अग्रहरी जी, कुछ याद आ रहा है? कभी किसी सेशन में मैंने जिक्र किया था इसका कि अगर गवर्नमेंट किसी लोन में गारंटी दिया है तो उसका सबसे बड़ा फायदा, प्राइम फायदा क्या होता है? हम्म, अमित जी याद आ रहा है? ओके, और कोई साथी है? बबलू जी याद आ रहा है आपको कि अगर कहीं भी गवर्नमेंट गारंटी देती है तो सबसे बड़ा जो प्राइम जो उसका सर ये एनपीए नहीं इम्पोर्टेंस है? होता है। हाँ जी। ये अकाउंट, ये गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट में अकाउंट एनपीए नहीं होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट गारंटी देती है ना, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है तो उसमें सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट का। इसमें रिस्क वेट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? रिस्क वेट जीरो हो जाता है। क्या होता है जब भी कोई लोन होता है ना तो हम उसमें रिस्क वेट देते हैं। उदाहरण के तौर पर 100 रुपए लोन दे रहे हैं, 100 रुपए का रिस्क वेट होता है, तो उस 100 रुपए के लिए 11.5 रुपए हमको कैपिटल रखना होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की गारंटी है तो हमारा रिस्क वेट जीरो हो गया। और जब रिस्क वेट जीरो हो गया तो रिस्क वेट जीरो होने की वजह से हमको पूंजी की जरूरत नहीं है। बैंक के पास कुछ भी कैपिटल नहीं है तब भी ये दे सकता है क्योंकि इसके लिए पूंजी की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। मतलब ये लोन कितना भी दे सकता है। तो अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स गारंटी फॉर द एजुकेशन लोन availed by the student without any collateral security, without any third party guarantee, फॉर ए मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ ₹7.50 lakhs। अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन हो हायर एजुकेशन के लिए, तो विदाउट गारंटी और विदाउट कोलेटरल में लोन दिया गया हो तो उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स जो फॉर एजुकेशन लोन है ये उसको गारंटी प्रोवाइड करती है। जब ये गारंटी प्रोवाइड करती है तो बैंक को फायदा होता है कैपिटल नहीं रखने का। सिक्योर क्या होता है अगर मान लीजिए वो लोन नहीं पटा, तो वो लोन नहीं पटा तो हम क्रेडिट गारंटी से क्लेम करते हैं। तो क्लेम कितना मिलेगा हमको? 7.5 लाख का लोन है तो मैक्सिमम 75% ये गारंटी स्कीम्स के तहत आपको मिल जाएगा। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो एनपीओ होने पर आपका जो प्रोविजन रखते हैं बैंक को प्रोविजन न करना पड़े, क्योंकि प्रोविजन में कैपिटल लगता है। तो वो इसीलिए ये यहाँ पर जो है 75% का कवरेज है, 7.5 लाख का मैक्सिमम लोन। And the fund provides guarantee cover to the extent of 75% of the amount in default through the National Credit Guarantee Trust Company NCGTC, the trustee of the department for this purpose। तो इसका जो ट्रस्टी है वो NCGTC है, और इसका नाम चूंकि एजुकेशन लोन है तो ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन है। तो ये कवरेज देते हैं 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। सपोज मान लीजिए आज 7.5 लाख रुपए का लोन लिए, अब पटाते पटाते 3 लाख हो गया, तो 3 लाख जो अमाउंट इन डिफॉल्ट हुआ एनपीए होने के बाद तो उस डिफॉल्ट का 75% ही इसमें कवरेज मिलेगा। तो इसमें मुख्य बात आपने क्या याद रखा? इस योजना का नाम CGFSEL का नाम याद के रखा, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन। दूसरी बात याद रखी कि इसमें मैक्सिमम लोन जो होगा 7.5 lakhs होगा। और तीसरा है इसमें कवरेज 75%। चौथा एक इम्पॉर्टेंट है इसका प्रीमियम। तो इसका प्रीमियम कौन पे करेगा?
हाँ जयप्रकाश जी, कौन करेगा बताइए। तो ये जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, और कौन करेगा सर? हम ही करेंगे। बैंक बैंक सर। बैंक करेगा, बताइए देखो। हम ही तो हैं सर, हम ही करेंगे। हैं, कैश शॉर्ट हो जाता है, हम ही भरते हैं सर। हैं, लोन देते हैं, लोन बार बार नहीं पे करता, हम ही भरते हैं सर। हैं, सैलरी कहाँ लाते हैं, हम तो भरते ही रहते हैं, ईएमआई थोड़ा भरते हैं, बाद में वसूलते रहते हैं। तो ये तो मतलब लाइटर वे में था, बट इसमें जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम जो है नॉर्मली जब भी क्रेडिट गारंटी होता है उसमें प्रीमियम जो है बोरोवर भरता है, लेकिन एजुकेशन लोन में जो प्रीमियम है वो बैंक देता है इसमें। तो 75% का कवरेज है, 7.5 लैक्स इसका मैक्सिमम जो है अमाउंट है, तभी है जाके क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स में कवर होगा। और ज़्यादातर बैंकें इस में करते हैं क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा जो पूंजी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, रिस्क वेट जीरो होता है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन के लिए डिटेल जो और जानकारी है वो उस एनसीजीटीसी की साइट से मिल सकता है, जिसमें कि उसमें सारे जानकारी जो है सैंक्शनिंग प्रोसेस और इसके सारी चीज़ें ये स्टूडेंट को भी मिल जाएंगी और बैंकर्स को मिल जाती हैं। अब आता है इनकम लिमिट प्रूफ। इनकम लिमिट प्रूफ के लिए, क्योंकि देखिए ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी पेरेंटल इनकम इज अप टू ₹4.5 लाख पर एनम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो ये इसको इनकम को प्रूफ क्या क्या लेंगे, तो प्रूफ लेने के लिए यहाँ पर बोला गया है ये जो बेनिफिट दिया जाएगा जिसमें सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स दी जाएगी, तो इस बेनिफिट पाने के लिए एक क्राइटेरिया है, वो है इनकम क्राइटेरिया। और वो इनकम क्राइटेरिया है पेरेंटल इनकम 4.5 lakhs पर एनम ऑल सोर्सेस। तो इनकम प्रूफ इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एथोराइज्ड पब्लिक अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे के रखा है जो कि इनकम सर्टिफिकेट देते हैं कि एक हमारे इस इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है, उसके लिए वो इनकम सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको सालाना जमा करना होगा, तब जाके वो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, है ना। द प्रेजेंट स्कीम इज इंटेंडेड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट बिलोंग इन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो इस योजना बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ा नहीं पा रहा है, इसीलिए ये इनकम प्रूफ हमको लेना होता है। और इसमें ऑल सोर्सेज से दिया गया है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी है उनसे हम इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं। और ये स्कीम्स जो है इंडिपेंडेंट है अलग स्कीम्स से, और ये ईडब्ल्यूएस के क्लासिफिकेशन में आता है और इसका इनकम क्राइटेरिया है 4.50 लैक्स। जैसे कि हाउसिंग लोन एक स्पेशल स्कीम्स था, उसके लिए ईडब्ल्यूएस था 3 लैक्स, लेकिन ये एजुकेशन लोन है, इसके लिए जो ईडब्ल्यूएस का जो लिमिट रखा गया है 4.50 लैक्स रखा गया है। अब इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, क्योंकि ये योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके लिए एडवाइजरी इशू करता है सभी स्टेट गवर्नमेंट को, और उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डेजिग्नेट करें जो इनकम सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ताकि उनको जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसका इंडेक्स के आधार पर उनको इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जा सके इस पर्पस के लिए। और बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ये योजना का, और इस योजना की जो इम्प्लीमेंटेशन की जो निगरानी होगी या कम्युनिकेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट, एसएलबीसी, फिर डीएलसीसी के माध्यम से किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कंसल्टेटिव कमेटी है, डीएलसीसी कहते हैं, इसके माध्यम से बैंकों को ये इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ये जो है चूंकि सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है, भारत के जो एक नौजवान यहाँ पर आया है पढ़ने के लिए, वो चरित्र निर्माण करने के लिए है, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा होगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो वो देश के लिए काम करेगा। इसीलिए ये सारी एजेंसियां जो हैं इतनी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और ये इस दिशा में काम करते हैं। अब आते हैं अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। अब इसमें एक बात कही गई है कि जैसे कि यहाँ पर ये बात कहेगा कि जब भी वो स्टूडेंट उसका डिग्री और मार्कशीट लाएगा,
तो डिग्री और मार्कशीट लाने के बाद, डिग्री और मार्कशीट लाने के बाद क्या होगा, 1 मिनट है, आप 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ, हाँ। तो जब भी आप बैंक में काम करते हैं और एक स्टूडेंट जो है उसको एजुकेशन लोन दिए हैं, तब जब हायर एजुकेशन की डिग्री लाएगा, तो उसमें क्या कहा गया है पॉलिसी में कि वहां पर वो टैग मार्किंग होनी चाहिए, टैग मार्किंग होनी चाहिए। और वो टैग मार्किंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली टैग्स हो सकता है या मार्किंग हो सकता है। ताक मतलब कैसे करोगे, टैग मार्किंग कैसे होगा, कोई बताएगा? हाँ जी, बबलू यादव जी, टैग मार्किंग कैसे करोगे, थोड़ा आइडिया बताओ। हैं, आप लोग तो खैर ज़्यादा लोन वगैरह में डील नहीं करते होंगे, लेकिन जब वो मार्कशीट लाएगा ना, तो आप वहाँ पर मार्क लगा दो कि इसने जो है हमारे बैंक से एजुकेशन लोन लिया है, ये टैग मार्किंग हो गया। उससे क्या होगा कि जहाँ भी वो नौकरी करने जाएगा और मार्कशीट सबमिट करेगा, तो उसके एम्प्लॉयर को पता होगा इसकी लाइबिलिटी है, रिपेमेंट करना है। और उसको इलेक्ट्रॉनिकली टैग भी करने के लिए बोला है एम्प्लॉयर के पास भी, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से उनके प्रिंसिपल को इसकी इंफॉर्मेशन हो, ताकि वो उसको पता हो कि ये जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है वो हमारे बैंक से लोन लिया है। समझ में आया तो बोलिए हो। हाँ बबलू, आया समझ में? हम्म। जी सर, जी सर। है ना? तो वैसे ये करते कम है, बहुत कम लोग करते हैं, आपको मालूम था ये पहले ऐसे? नहीं सर, पहली बार सुनी। हाँ, तो जब भी वो देखो, आप हमने इतने रुपए उनको लोन के रूप में दिए, मार्कशीट लाया, उसमें वो टैगिंग कर लिए, जैसे बोलते हैं वो वाहन का दृष्टिबंधन कर देते हैं, तो सर्टिफिकेट कहीं लगाएगा तो उसमें लिखा रहेगा इसका लोन है। और जब लोन चुक जाएगा तो फिर एक स्टैम्प लगा देंगे कि हाँ वो एकदम अच्छा स्टूडेंट है, लोन इसका क्लियर है। तो इसको ये बात कही गई है पॉलिसी में, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्समेंट की पॉलिसी में ही कही गई है ये बात। चलिए अब आते हैं डिसबर्समेंट। तो जो डिसबर्समेंट होगा इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स का, वो डिसबर्समेंट होगा हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे होगा, एज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So the disbursement of interest subsidy claim up to the bank shall be on half yearly basis and yearly basis as decided by Human Resource Development Ministry of Government of India। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाती है, वो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, तो पहले से ही वो इतना रुपए बजट के तौर पर रख देती है, उसके आधार पर वो इसको हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस पर देते हैं। चलिए, वाह, ये तो आज का सेशन समाप्त हो गया है, ये हुई ना बात। वाह, ये पढ़ो जरा बबलू, क्या लिखा है? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। अरे वाह वाह वाह, है ना? और उसको तो और ज्यादा मेहनत करना है जिसके पास सोना नहीं है, मतलब जिसके पास कीमती चीज नहीं है उसको तो और ज्यादा मेहनत करना है। वाह, कितनी अच्छी बात कह दी हमारे साथी ने, बबलू ने। आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, ये एग्जाम भी क्या चीज होती है यार। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, रात ढले धूप खिले आए सवेरा, जब भी रात आए और चाहतों के आंसियों में दिल का बसेरा। आंखों में नींदे न दिल में करार, ये एग्जाम भी क्या चीज होती है यार। वाह वाह वाह, ये हुई ना, गाना वाना गाया करो भाई, वाह, बहुत बढ़िया। देखो हमारे दिलसाद जी को मजा आ गया। तो मेरा कहना यह है कि आज के सेशन में केवल केवल 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरे सेशन में, लेकिन उस 5 इंपॉर्टेंट चीजों को समझने के लिए आप पूरा आधे घंटे या 1 घंटे का सेशन सुनते हैं, क्योंकि चीजें उस तरीके से निर्माण की जाती हैं ताकि आपको सही तरीके से सही जगह पहुंचाया जाए। क्या करते हैं उसको, सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है। क्या की जाती है ना, सॉफ्ट लैंडिंग। तो 5 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? पहले, योजना का नाम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। दूसरा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट को मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा, 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख का लोन लिमिट है। इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो सब इंटरेस्ट है वो सब्सिडाइज की जाएगी।
इसका नोडल जो बैंक है इम्प्लीमेंटिंग कैनरा बैंक है। और इसका जो एक और पार्ट है, 7.5 लाख तक NCGTC से कवरेज मिलता है, गारंटी मिलती है। और इसका जो कवरेज है 75% है। तो एक और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है उनका इनकम क्राइटेरिया, वो है 4.50 लैक्स। तो ये एक स्कीम्स के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी की। इसके बाद दो और योजनाएं हैं। एक योजना है पढ़ो प्रदेश, कोई साथी जानता है पढ़ो प्रदेश क्या है? और एक योजना है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड क्लास। ये दोनों नाम जाने थे बबलू जी? जी सर, जी सर। 6 लाख रुपया है सर। हम्म। इसमें पढ़ो प्रदेश में, और 8 लाख है पेरेंटल इनकम इसमें, अम्बेडकर में। अम्बेडकर में दोनों, बहुत बढ़िया, हमारे साथी जी। ने बता दिया। लेकिन एक बात है कि पढ़ो प्रदेश को सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। 22-23 जी। फाइनेंशियल ईयर के बाद पढ़ो प्रदेश को डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब जो फ्रेश सैंक्शन होंगे 22-23 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद, उसमें पढ़ो प्रदेश में उनको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन जो पहले ही सैंक्शन हो गया उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो एक छोटा सा सेशन और रख लेंगे दोनों के लिए, तो थोड़ी नई इनपुट आ जाएगी। आज आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, और यही समय है मेरे दोस्त, किसे खोना नहीं है। तो चलिए, मैं हमेशा याद रखता हूँ इस बात को कि जो भी सोने से पहले पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, वो बिल्कुल आपको एक इमेज बनाएगा रात भर। और जो उठते ही सोचा जाए, देखा जाए, महसूस किया जाए, वो आपका जो है पूरा दिन बना लेता है। तो सोने से पहले एक नॉलेज, उठते ही एक नॉलेज, ये दोनों प्राय देखिएगा। मैं सुबह खेलने जाता हूँ उसके पहले एक आपको वीडियो देके जाता हूँ, ताकि आप लोग सुबह सुबह जो है ये उसको पढ़ लें, क्योंकि उस समय का पढ़ा हुआ सब चीज याद रहता है। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता और आपके अच्छे जीवन की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं इम्पोर्टेंट, जो हूबहू आपके प्रमोशन एग्जाम में आ जाएंगे। वो सीरीज जो है 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके लिए साझा कर दूंगा। आप को जो है बिल्कुल सफलता मिलेगी, और आपका सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको सफलता मिलके ही रहेगी। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो गुड मच। नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।